9वीं शताब्दी के अंत में जब शासनीय साम्राज्य कमजोर हो रहा था, उसकी जड़ें हिल रही थी, तभी उन्हीं का एक सेनापति अलबतगीन अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था। वह उसमें शासनीय साम्राज्य के अंतर्गत खुरासान प्रांत का सेनापति था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लिया था कि पूरा शासनीय साम्राज्य उसके ही शासन पर चलता था। यह प्रबुद्ध तानाशाही का युग चल रहा था। इसी अलबतगीन का उत्तराधिकारी हुआ सुबुक्तगीन। क्यों? अलबतगीन का कोई पुत्र नहीं था। अलबतगीन ने भी दास पाल रखे थे। उन्हीं दासों में एक था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन उसका उत्तराधिकारी बनता है और अलबतगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन गजनी में गजनी राज्य का स्थापना करता है। यानी गजनी राज्य का संस्थापक जो होता है वो सुबुक्तगीन ही होता है। सुबुक्तगीन शासनीय वंश के जो असली उत्तराधिकारी थे अबू बकर को वहां से निष्कासित कर देता है तथा पूरी तरह से पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। तो नमस्कार मेरे साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं इतिहास में उस शख्स की जो भारत के लिए एक अभिशाप था, जिसका नाम सुनते ही उस समय के तत्कालीन भारतीय शासक या तो आत्महत्या कर लेते थे या तो राज्य छोड़ करके भाग जाते थे। जनता अपने घरों को छोड़ करके जंगल में भाग जाती थी। वह इतना क्रूर, इतना निर्दयी था। अब हम उसकी बात करते हैं। तो इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी। महमूद गजनी एक ऐसा अभिशाप था जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। इसके पहले 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने, जो हमारा पश्चिमोत्तर सीमावर्ती देश था कश्मीर के बाद, वहां पे जयपाल शासन करता था, जयपाल पर आक्रमण करता सिंध प्रांत पे, लेकिन उसको उतना ज्यादा सफलता नहीं मिला। जब सफलता नहीं मिलता है तो जयपाल से उसको संधि करनी पड़ती है। उस संधि से विवश होकर के वह अपना पूरा साम्राज्य पश्चिमोत्तर भारत के बाहरी अफगानिस्तान के पास ही सीमित रखता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र महमूद गजनी शासक बनता है और महमूद गजनी एक मध्य एशिया में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। उस शक्तिशाली साम्राज्य के लिए उसको धन की आवश्यकता पड़ी और उसी धन को पूर्ति के लिए वह भारत की तरफ रुख करता है। और भारत की तरफ रुख करता है तो तमाम तुर्की राज्यों की, इस्लाम राज्यों का मदद प्राप्त करने के लिए वह इस भारत की तरफ जो अपनी लूट को, उसको धर्म युद्ध का नाम देता है और इस्लाम के प्रचार का नाम देता है, जबकि वास्तविक कारण उसका था धन इकट्ठा करना, ना कि इस्लाम का प्रचार करना या साम्राज्य विस्तारित करना। ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के उन 17 आक्रमण की, जिसने भारत की पूरी राजनीति को और पूरी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से झकझोर दिया था। तो उसके पहले आक्रमणों में हम बढ़ेंगे तो उसका पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी में, जो सीमावर्ती नगरों पर हुआ था, हिंद शाही राज्य के सीमावर्ती नगरों पर हुआ था। लेकिन इस आक्रमण का उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए वह सीमावर्ती राज्यों को लूट करके वापस गजनी चला जाता है। लेकिन 1001 में उसका दूसरा आक्रमण होता है। इस दूसरे आक्रमण में वह इसी हिंदुस्तानी वंश राजा जयपाल पर आक्रमण करता है और जयपाल इस युद्ध में परास्त होता है। तथा परास्त होकर वो इतना ज्यादा आत्मग्लीन हो जाता है कि वह जंगल में जाकर के अपने आप आत्महत्या कर लेता है। उसकी आत्महत्या से आसपास के राज्यों में भी एक दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। आप देख सकते हैं तीसरा आक्रमण उसका 1004 ईस्वी में हुआ था। इसने उच्च के शासक वजीरा को दंडित करने के लिए आक्रमण किया था। महमूद के आक्रमण के कारण वजीरा सिंधु नदी के किनारे जंगल की शरण में भाग गया और अंत में उसे आत्महत्या कर ली। जयपाल की तरह वजीरा ने भी जंगल की शरण ली और वहां जाकर के आत्महत्या कर ली। हमने कहा था ना, उसके आक्रमण का इतना ज्यादा खौफ होता था कि कोई भी शासक होता था उससे डर करके उसका प्रतिरोध करने की क्षमता खो बैठता था। और उसने अगले आक्रमण 1005 ईस्वी में इसने आक्रमण करता है मुल्तान पर और यहां इस समय शासक था दाऊद एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन तमाम प्रतिरोध के बावजूद भी दाऊद हार जाता है। इस आक्रमण के दौरान गजनी ने भटिंडा के शासक आनंदपाल को भी पराजित किया था। उसके बाद दाऊद को पराजित कर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। मैंने कहा उसकी मेन जो ताकत थी उसकी घुड़सवारी थी। उसकी घुड़सवारी और घुड़सवार के साथ तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवार पर बैठे बैठे, ये उसकी मेन ताकत थी। पांचवा आक्रमण उसका 1007 ईस्वी में हुआ था, जब महमूद गजनवी ने सुखपाल को दंड देने के लिए किया था, क्योंकि सुखपाल ने उसकी अधीनता और इस्लाम धर्म दोनों को त्याग दिया था। इसके पहले वो सुखपाल को विजित कर चुका था, लेकिन जब वापस गजनी लौटता है तो उस गजनी लौटते समय, जब वो वापस गजनी लौट जाता है तो सुखपाल अपने आप को फिर से स्वतंत्र घोषित कर देता है और जो उसने
महमूद गजनी के दबाव में इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, इस्लाम धर्म का त्याग कर देता है। तो उसको दंड देने के लिए एक वापस आक्रमण करता है और सुखपाल को पराजित करके उसे बंदी गृह में डाल देता है। और बंदी गृह में डालने के बाद फिर बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका एक प्रसिद्ध आक्रमण, छठा आक्रमण होता है 1008 ईस्वी में। इस आक्रमण में आनंदपाल, जो कि जयपाल का पुत्र था, जयपाल का उत्तराधिकारी था, इसने महमूद गजनी की सेना को रोकने के लिए आसपास के जो तमाम राजपूत राजा थे, जैसे थे आपके उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कलिंजर के जलचरी और कन्नौज के राठौर तथा दिल्ली और अजमेर के आसपास के सभी चौहान, इन तमाम राजपूत राजाओं का उसने एक संघ बनाया और उसने महमूद गजनी की सेना का सामना किया। और उसके साथ युद्ध के दौरान ही 30,000 खोखरे युद्ध में शामिल होते हैं और इन खोखरों के प्रभाव से युद्ध इतना ज्यादा भयंकर होता है कि गजनी की सेना हार करके पीछे लौटना चालू कर देती है। लेकिन उसी दौरान एक ऐसी दुर्घटना घटती है, गजनी की सेना द्वारा छोड़े गए अग्निबाण, जो तारपोल होते हैं, जो आग का प्रयोग किया था, उससे जो आनंदपाल का हाथी था वह विचलित हो जाता है और वह लड़ाई के मैदान से भागने लगता है। वो आनंदपाल के हाथी को भागने को देख करके जो आनंदपाल की और गण संघ की सेना थी, संघ की सेना में एक हार का माहौल उत्पन्न होता है और महमूद गजनी की सेना को दोबारा एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस छोटी सी घटना की वजह से महमूद गजनी की सेना इस युद्ध में विजय प्राप्त करती है और यह युद्ध इतना भयानक होता है कि उस भयानक युद्ध के पश्चात भी महमूद गजनी की सेना विजय प्राप्त कर लेती है। अब इसी विजय को और आगे ले जाते हुए महमूद गजनी फिर पुनः 1009 ईस्वी में अपना 7वां आक्रमण कांगड़ा पर करता है। इस 7वां आक्रमण कांगड़ा का उसका इतना महत्वपूर्ण होता है कि अब तक उसने जितने भी आक्रमण किए थे, उस आक्रमण में उसको जितने धन मिले उससे कहीं ज्यादा धन उसको इस कांगड़ा का आक्रमण मिला था। कांगड़ा एक पहाड़ी राजा था, वहां के राजा ने उसके डर के वजह से आत्मसमर्पण कर दिया और उसने खूब मनमानी लूटपाट की। तो महमूद को 70,000 स्वर्ण दिनार, 700 मन चांदी के पात्र, 200 मन शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, 2000 मन अपस्कृत रजत तथा 20 मन पन्ने हीरे मोती आदि बहुमूल्य मूल्य प्राप्त हुई। तो इस धन से और प्रभावित हुआ। ये जो धन महमूद गजनी को मिलते थे, ये उसकी आक्रमण को और भी तीव्र कर देते थे, उसकी लालसा को और बढ़ा देते थे, जिससे वह आगे और भी युद्ध करने को और आक्रमण करने को तैयार हो जाता था। हम बात करें महमूद गजनी की जो सेना थी, उसकी तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी ये इतनी तेज थी। उसकी आक्रमण की जो मुख्य जो धार थी वह उसकी तीव्रता थी। जब वो इतनी तीव्र वेग से आक्रमण करता था कि भारतीय राजा की सेनाएं सोच भी नहीं पाती थी और हमारी सेनाएं उतनी फुर्ती नहीं होती थी, क्योंकि वहां के घुड़सवारी, वहां के पहाड़ी एरिया में उनको लड़ने का तजुर्बा था। और जब वो यहाँ आते थे तो वह एक तरह से उनकी एनर्जी और उसके साथ वो धर्म की शक्ति और जोड़ देता था। इसी तरह जब वो अपना 8वां आक्रमण करता है 1010 ईस्वी में, वो मुल्तान पर आक्रमण करता है, तो वहां के विद्रोही शासक दाऊद को पराजित कर मुल्तान पर अधिकार कर लेता था। जिस दाऊद को उसने कैद कर रखा था, वो कैद से छूट करके फिर से शासक बनता है और दोबारा फिर आक्रमण कराता है, लेकिन इस बार उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं 9वां आक्रमण 1011 से 1012 ईस्वी में होता है। महमूद का ये 9वां आक्रमण थानेश्वर पे था। वहां का शासक चक्रा स्वामी मंदिर को लूटा और मार्ग में डेरा के शासक ने रोकने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। चक्रा स्वामी के मंदिर को लूटना, वहां खूब अकूत धन संपदा हासिल की उस मंदिर को लूटने के बाद। महमूद गजनी के जब भारत पर आक्रमण करता था तो उसका मुख्य उद्देश्य होता था भारतीय मंदिरों को लूटना, क्योंकि उसको यह सूचना प्राप्त थी कि भारतीय लोग मंदिरों में अथाह धन संपत्ति का दान करते हैं और इन्हीं मंदिरों में इतना ज्यादा धन होता था कि उसको किसी राजा को लूटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा को लूटने को उसको विरोध का भी सामना करना पड़ता, मंदिरों को लूटने के लिए तो उसको नॉर्मल पुजारियों का और नागरिकों का विरोध का सामना करना पड़ता था। इसलिए वह खूब मन से मंदिरों को लूटता था, मंदिरों को खंडित करता था, मूर्तियों को तोड़ता था, इसलिए उसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। इसी क्रम में जब वो अपना 10वां आक्रमण करता है 1012 ईस्वी में, हिंदुशाही राजा आनंदपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पे बैठता है। जयपाल का पुत्र आनंदपाल, आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पे बैठता है और वह उस समय जब आक्रमण करता है तो उस आक्रमण में भी जो त्रिलोचन पाल होता है वो पराजित होता है। महमूद गजनी की मैंने आपको बता दिया, तो महमूद गजनी की जो सेना की मुख्य ताकत थी, और दिन ब दिन अब वो अगली बार जब भी आता था तो अपनी सेना में और ज्यादा घुड़सवार
और तीरंदाज लेके आता था। और घुड़सवारी तीरंदाजी भारतीयों की उस समय उतनी तेज हुआ नहीं करती थी। जब वो 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में करता है तो त्रिलोचन पाल का पुत्र भीमपाल उसके विरुद्ध युद्ध करता है, लेकिन अपने पूर्वजों की तरह भीमपाल भी उतना शक्तिशाली नहीं था। वह भीमपाल भी युद्ध में पराजित हो जाता है। इसी क्रम में जब वो अब 12वां आक्रमण करता है 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करता है। और कन्नौज पर आक्रमण करने के क्रम में कुछ और राजपूत शासक जो उसका विरोध करते हैं, उसमें थे हमारे बुलंदशहर के शासक हरदत्त तथा महावन के शासक बुलंदचंद को पराजित करता है। 1019 में जब वह पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया तो यहाँ के शासक राज्यपाल बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। जब वो 1019 पे कन्नौज पर आक्रमण करता है तो वहां का शासक राज्यपाल होता है और राज्यपाल बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर देता है, जिससे आस पड़ोस के राजपूत राजाओं में एक मतलब गुस्सा सा, एक क्रोध की भावना उत्पन्न होती थी। उसी क्रोध के फलस्वरूप कलिंजर पर चंदेल शासक जो था वह क्रोधित होकर आक्रमण करता है और राज्यपाल जो होता है उसका शासक उसका वध कर देता है। लेकिन इस वध से महमूद गजनी को बहुत क्रोधित होता है। आगे इस वध का बदला लेने के लिए वो फिर से आक्रमण करेगा। 1020 में महमूद का 13वां आक्रमण हुआ था। इस अभियान में उसने बारी, बुंदेलखंड, किरात, लोहकट आदि को जीत लिया था। यानी कि वो आक्रमण करता था, यहां को जीतता था। उसका प्रतिरोध करने वाला 17 आक्रमण में अगर 3-4 आक्रमणों को छोड़ दिया जाए तो इसका प्रतिरोध नहीं किया गया था। वो आता था और लूट करके छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों को युद्ध लूट करके चला जाता था। 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में वह करता है। इस आक्रमण वह कलिंजर के चंदेल शासक को दंडित करने के लिए किया था, क्योंकि कलिंजर का चंदेल शासक वही शासक थे। जब गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तो कन्नौज का शासक बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। कन्नौज शासक राज्यपाल, इसके पहले मैंने आपको बताया था। तो उसी राज्यपाल को इस कलिंजर के शासक ने युद्ध में मारा था, जिससे क्रुद्ध होकर के गजनी ने पुनः चंदेल शासक पर आक्रमण किया था और उनको दंडित किया था। इसी कड़ी में उसका 15वां आक्रमण 1021 में होता है। इस बार वो पंजाब प्रांत में प्रवेश करता है। जब पंजाब प्रांत में प्रवेश करता है तो उसमें पंजाब की सत्ता वह अपने हाथ में ले लेता है और वहां पे कुछ परिवर्तन करता है। ये परिवर्तन परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे उसने पंजाब पर अधिकार करने के बाद पंजाब में प्रचलित शाही सिक्कों को अपनाता है। जो वहां शाही सिक्के प्रचलित थे, महमूद गजनी से संबंधित एक बहुत प्रश्न पूछता है कि महमूद गजनी के सिक्के, तो महमूद गजनी के सिक्के के बारे में बता दूं। महमूद गजनी के सिक्कों पर घुड़सवार और नंदी का चिन्ह अंकित हुआ करता था, जो कि नंदी जो कि हिंदू धर्म से संबंधित था, लेकिन यह भी महमूद गजनी के सिक्के पर अंकित था। यहां पर उसकी जो इस्लाम के प्रचार की बात होती थी वह थोड़ी सी मिथक साबित होती है कि अगर वो बहुत ज्यादा कट्टरवादी था तो उसने अपने सिक्कों पर नंदी का चिन्ह क्यों अंकित कर रखा था। उसने यहाँ के सिक्कों को अपनाया था। उसने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में आव्यक्त मेंक को अंकित करवाया, जिसका अर्थ होता है अवतार महमूद। क्योंकि भारतीय लोग अवतारवाद पर विश्वास करते थे, इसलिए महमूद ने उस सिक्कों पर अवतार महमूद सिक्वाया था। महमूद द्वारा प्रचलित सिक्कों को दिल्ली वाला सिक्कों के नाम से जाना जाता। आज भी ये सिक्के दिल्ली वाला सिक्कों के नाम से जाने जाते हैं। इसी क्रम में आक्रमण के क्रम में जब महमूद अगला आक्रमण करता है, 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण करता है तो 1025-26 में आक्रमण होता है। और यह आक्रमण एक बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण होता है। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है, अरब सागर तट पर भगवान शंकर का मंदिर बहुत ही दिव्य और एक उच्च प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। महमूद गजनी को एक खबर मिली थी कि यहाँ पे अकुत धन संपत्ति थे और वहां पर थी भी। जब वो वहां पर आक्रमण करता है तो कोई भी बहुत बड़ा राजा वहां पर विरोध उसका नहीं करता है, लेकिन वहां के जो पुजारी और वहां के नागरिक जो होते थे उन्होंने उनका बहुत कड़ा विरोध किया। जब एक निरीह पुजारी और नागरिक जब विरोध कर रहे थे तो उस विरोध क्रम में उसने खूब कत्लेआम किया और लगभग 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं की हत्या की। और इस मारकाट से इतनी ज्यादा मारकाट होती है और इतनी ज्यादा संपत्ति लूट कर जाता है कि महमूद गजनी की सारे ऊंट और सारे घोड़े अपने धन संपत्ति सोने चांदी की पोटलियों से भरे पड़े हुए थे। लेकिन जब इसी आक्रमण करके जब वो वापस
वापस जा रहा होता है, तो रास्ते में उसके ऊपर जाट सेना ने आक्रमण करता है। उन्हीं जाट सेना आक्रमण करता है और जो सोमनाथ मंदिर का लूटा हुआ काफी हिस्सा होता है वो जाट सेना लूट लेती है। लेकिन उस समय महमूद गजनी के पास अकुत धन संपत्ति थी, वह युद्ध में फंसना नहीं चाहता था, वह वापस गजनी चला जाता है। लेकिन क्रोधित होकर के 1027 ईस्वी में महमूद गजनी अपना अंतिम आक्रमण करता है इन्हीं जाटों को और खोखरों को सबक सिखाने के लिए। जब वो 1027 में भारत पर अंतिम आक्रमण करता है, क्योंकि मैंने बता दिया सोमनाथ मंदिर के लूटे हुए माल को इन्होंने लूट लिया था, इसके पश्चात यह महमूद गजनी का आखिरी आक्रमण था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती थी। इसी मृत्यु के साथ ही गजनी पर जो भारत का खौफ था वह समाप्त हो जाता था। लेकिन इस खौफ ने आने वाले समय में भारतीय राजपूत राजाओं में इतना ज्यादा डर पैदा कर दिया था कि आने वाले जो तुर्क शासक थे उनके लिए पहले से ही रास्ता आसान कर दिया था कि अब भारत विजय करना नामुमकिन नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो अधिक से शेयर करिएगा। धन्यवाद।